सीमा पार से जोड़ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या साजिश की शीशी से बिहार को दहलाने की कोशिश की गई थी? कपड़े में ब्लास्ट तो बचा बिहार, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके हिसाब से ब्लास्ट की जांच की एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और इसमें जो एक बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि ये काफी उच्च तीव्रता वाला केमिकल था। एफएसएल ने एटीएस बिहार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर यह है कि उच्च तीव्रता वाला था केमिकल, इसकी पुष्टि हो चुकी है, पता चल पाया है। कपड़े में होने के कारण यह विस्फोट बड़ा नहीं हो पाया, ये बातें कही जा रही हैं। और स्टेशन पर उतरने के समय जब उसे उस पोटली को रखा गया तभी धमाका हुआ था और कपड़े होने के चलते एक बड़ा विस्फोट होने से बच गया, एक बड़ा नुकसान होने से रह गया। हालांकि इस केमिकल का नाम क्या है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ब्लास्ट की जो एफएसएल रिपोर्ट क्या कहती है ये हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो इस ब्लास्ट की घटना के कुल 8 दिन हो चुके और अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक इस ब्लास्ट में आईएसआई का हाथ बताया जा रहा है। अनुसंधान के दौरान सामने आ रहे इस अहम एंगल के बारे में दरभंगा स्टेशन के ग्राउंड जीरो से बता रहे, जानकारियां दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। 17 जून का वो दिन जिस दिन जो है सिकंदराबाद से कपड़े की गांठ इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पे इन कपड़ों की गांठ जो है वो रखी हुई है वो यहाँ पे पहुंची और उसके बाद गांठ में जो है वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट जो है वो इसी जगह पे जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे वो धमाका हुआ, जोर का धमाका था। धमाका इतना तेज था कि आसपास जो लोग बैठे हुए थे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए यहाँ आए थे वो सहम गए। विस्फोट के कारण जो है रेल पुलिस जो है जैसे धमाके की गूंज उनके कानों तक पहुंची वो भागे दौड़े यहाँ आए और उसके बाद पूरे मामले की अनुसंधान जो है वो शुरू हुई। देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी जो पार्सल के जो जुड़े जो लोग हैं वो इन कपड़ों की गांठ को जो है बैग्स को जो है वो जो यहाँ ये लेकर जा रहे हैं पार्सल घर में रखने। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है यहाँ आई है इसी तरीके से सिकंदराबाद से ट्रेन चल के यहाँ आई थी और उसके बाद इनसे गांठ जो है उतारा गया था और ये जो है पार्सल के विभाग से हैं, रेलवे के हैं। तो देखिए हर चीज़ का ये उसके बाद जो है यहाँ पे मेंटेन होने लगा है। ट्रेन कौन सी कितने बजे आ रही है सारी बॉगीज जो है उसके नंबर यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। तो धमाके के बाद जो कह सकते हैं कि दरभंगा रेल पुलिस जो है वो बेहद सक्रिय हो गई है। यहाँ हम दिखाना भी चाहेंगे कि ये देखिए ये पार्सल घर है, यहाँ पे वो कपड़े का कंसाइनमेंट जो था वो रखना था लेकिन इससे पहले वो ब्लास्ट कर गया। अब तक की जो जानकारी है जो यूपी एटीएस, बिहार एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने जो अनुसंधान किया है, जिन 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया है उनके तरफ से कई चौंकाने वाली जानकारी जो है वो एटीएस की टीम को दी गई है जिसके आधार पर इस पूरे मामले का अनुसंधान आगे जारी है। और यह भी बात सामने आया कि इस पूरे मामले में जो है वो आईएसआई का जो है वो हाथ है और आईएसआई जो है वो बिहार में एक बड़ा धमाका करना चाहता था। नापाक मंसूबा जो है वो पाल रखा था, अपने स्लीपर सेल्स को वो तैयार कर रखा था और उन्हीं स्लीपर सेल्स के जरिए जो है वो ट्रेन में ब्लास्ट करना मंसूबा जो था उनका, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। ट्रेन जो है वो दरभंगा स्टेशन पहुंच गई और उसके बाद वो पार्सल का जो गांठ है वो जब स्टेशन संख्या प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे रखा गया तब वहाँ पे वो ब्लास्ट हो गया। फिलहाल एफएसएल की जो टीम है वो जांच जो है उनकी पूरी हो चुकी है। जांच में क्या बातें आई है सामने ये भी हम आपको बताएंगे, आप तमाम लोगों को बताएंगे। फिलहाल जो है इस पूरे मामले का जाँच जो है वो एटीएस की टीम कर रही है। जल्द ही ये मामला जो है वो एनआईए को सौंपा जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो दरभंगा ब्लास्ट में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिनसे इस ब्लास्ट के तार आतंकियों से जुड़ने का इशारा कर रहे हैं। दरअसल सिकंदराबाद से आए पार्सल पर मोहम्मद सुफियान का नाम लिखा है। शक है कि यह वही सुफियान है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है।
मोहम्मद सुफियान वही है जिसे 2016 से एटीएस की टीम ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। मोहम्मद सुफियान का छपरा से कुछ दिनों पहले गिरफ्तार जावेद से भी संपर्क था और जावेद के बारे में जो जानकारियां, उसके मुताबिक कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई करता था जावेद, और गिरफ्तारी के बाद से जावेद फिलहाल कश्मीर की जेल में बंद है। जानकारियां यह है कि जांच में एटीएस की टीम को आईएसआई के हाथ होने की जानकारी मिली और आईएसआई भारत में कई आतंकी हमले कराने में शामिल रहा है। तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एटीएस की टीम लगातार कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जांच के तहत आज यूपी एटीएस की टीम पटना पहुंची है, जो बिहार एटीएस के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर जानकारियों को साझा करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। दरभंगा ब्लास्ट के तार कई शहरों से जुड़ने के बाद पूरे मामले को एनआईए को सौंपने की तैयारी है, जिसे लेकर यूपी, बिहार और तेलंगाना की एटीएस टीम आपस में जांच के साक्ष्यों पर जानकारी साझा करेगी ताकि जांच के हर पहलू पर मजबूत फाइल बनाई जा सके। पटना स्थित बिहार एटीएस मुख्यालय के सामने से जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में जिस ढंग से रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उसने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे इसे देखते हुए जांच एजेंसियां जो है वो सतर्क है और लगातार जो है वो जांच कर रही है। बिहार एटीएस के साथ साथ आपको बता दूं कि यूपी एटीएस की जो टीम है वो पटना पहुंची है और हम अभी पटना में स्थित जो बिहार एटीएस का जो मुख्यालय है, जो दफ्तर है, उसके ठीक सामने खड़े हैं और यहीं पे अभी से थोड़ी देर के बाद यूपी एटीएस की टीम जो है वो बिहार एटीएस टीम के साथ बैठक करेगी और माना जा रहा है कि पार्सल ब्लास्ट मामले में अब तक के जो अनुसंधान हुए हैं उस सारे साक्ष्यों के आधार पर आगे की रणनीति तय करेगी। माना यह जा रहा है कि ये सारे मामले जिस ढंग से दरभंगा में जो ब्लास्ट मामले हुए हैं और लगातार 2-3 मामले जो आए हैं, उसे लेकर के इसके तार जो है वो दरभंगा के साथ साथ देश के बड़े शहरों और देश के बाहर भी जुड़ रहे हैं। इसे देखते हुए इसे एनआईए को केस सौंपने की कवायद चल रही है और इसमें माना जा रहा है कि आज बैठक में यह तय होगा कि जब ये एनआईए को केस सौंपा जाएगा तो उसके लेकर के जो अहम साक्ष्य और जानकारियां हैं वो उसकी एक मजबूत फाइल बनाई जाए। इसे लेकर के तेलंगाना के जो एटीएस चीफ है उनकी भी आज बिहार एटीएस के आला अधिकारियों से बात होगी और जो अहम जानकारियां हैं उसे एक दूसरे को साझा किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अनुसंधान से जुड़ी हुई हर जानकारी जो है वो एमएचए केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा और ताकि इसमें जांच बेहतर ढंग से हो सके, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये पूरे केस का जो अनुसंधान है वो एनआईए के हाथों में सौंपा जाएगा ताकि इसकी जो जांच है वो बेहतर तरीके से हो सके और हर एक मामले का जो पर्दाफाश हो सके। तो यहाँ पे आज एटीएस का जो मुख्यालय है वो आज महत्वपूर्ण यहाँ पे बैठक होने वाली है ताकि सारे मामलों का पर्दाफाश और उसकी जो जांच की जो फाइलें हैं तो वो मजबूत बनाई जा सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आइए टाइमलाइन के जरिए बताते हैं कि दरभंगा धमाके में अब तक हुआ क्या क्या। तो एक एक तारीख को जरा जहन में रखिए और कैसे कब कब क्या हुआ है, इसकी पूरी हम जानकारी टाइमलाइन के जरिए आपको बता पा रहे हैं। तो सबसे पहली तारीख है 15 जून की, जब सिकंदराबाद से दरभंगा ये पार्सल भेजा गया था। 17 जून को पार्सल उतारकर प्लेटफॉर्म पर रखने पर ही धमाका हो गया। 18 तारीख थी जब एफएसएल की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया और 18 जून को ही बिहार एटीएस की टीम ने जांच की शुरुआत कर दी। 19 तारीख को मोहम्मद सुफियान अरशद का नाम सामने आया, जिसका पैन कार्ड भी मिला। 20 जून को दरभंगा जीआरपी की टीम ने सिकंदराबाद में जांच की। 22 जून को सिकंदराबाद में सीसीटीवी में 6 संदिग्ध भी पाए गए। 23 जून को जांच में दरभंगा में सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखा और 23 जून को धमाके के पीछे आईएसआई का जो हाथ है उसके होने का शक गहराता गया। 24 जून को बिहार एटीएस और यूपी एटीएस की बैठक हो रही है एक मजबूत फाइल बनाने के लिए। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने न्यूज 18 से बातचीत में पार्सल ब्लास्ट की जांच एनआईए से कराने की मांग की। देखिए हमारे सहयोगी अमित कुमार की यह रिपोर्ट।
मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए मामले, नई जानकारी जो है वो हासिल हो रही है। कहा यह भी जा रहा है, आधिकारिक सूत्र जो है वो बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो है आईएसआई का हाथ है। हमारे साथ मौजूद हैं दरभंगा के विधायक हैं संजय सरावगी, बात करते हैं इनसे। बहुत सेंसिटिव मामला है। जिस तरह जो है तेलंगाना से, हैदराबाद से आकर पार्सल लेने वाला वही, देने वाला वही, और ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई बारूद का ब्लास्ट नहीं लगता है। अगर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को जांच मिलनी चाहिए, उससे क्या होगा, पूरे देश स्तर पर वो एक स्पेशलिस्ट संस्था है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। दरभंगा स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट के बाद गया पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। गया बोधगया आतंकियों के निशाने पर रहा है, जिसे देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल बोधगया के महाबोधि मंदिर को अभेद सुरक्षा दी जा रही है। मंदिर की सुरक्षा में 3 कंपनियां तैनात की गई हैं। मंदिर की सुरक्षा की जानकारी दे रहे हैं सहयोगी एलन लिली। 15 दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में 4 ब्लास्ट होने के बाद गया के बोध गया के भी महाबोधि मंदिर को अलर्ट रखा गया है। दरअसल दरभंगा में जिस तरह से पार्सल ब्लास्ट हुआ है और आतंकियों का हाथ सामने आया है, जिसको लेकर बोध गया के महाबोधि मंदिर को भी सुरक्षा के जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से टाइट कर दी गई है। आपको बता दें कि मंदिर की जो सुरक्षा है वो अवैध सुरक्षा है। यहाँ 3 कंपनियों के द्वारा मंदिर की सुरक्षा की जा रही है। बिहार पुलिस है, बीएमपी हो, शायद अन्य जो एजेंसी है उसकी पूरी तरह से यहाँ पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आप बाहरी परिसर में भी देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो तैनाती है, हरदम यहाँ पर आवाजाही होती रहती है। हर लोगों से पूछताछ की जाती है। आपको बता दें कि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन के कारण जो महाबोधि मंदिर की जो गेट है वो आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। हाँ, हालांकि अभी तक जो मॉन्क है, जो मंदिर के जो पुजारी है, वो सिर्फ सुबह और शाम वहाँ पर मंदिर में पूजा करने आते हैं। लेकिन इस तरह से कह सकते हैं कि महाबोधि मंदिर जो है वो आतंकियों के हमेशा निशाने पर रहा है। 2013 में भी आतंकी हमले हुए थे, जिसमें कई कर्मचारी जो हैं वो घायल हुए थे। उसके बाद भी जब दलाई लामा यहाँ पर थे तब आतंकियों के द्वारा यहाँ पर बम रखा गया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा समय रहते बम जो था उसे निष्क्रिय कर दिया गया था। फिलहाल अभी जिस तरह से दरभंगा में जिस तरह से पार्सल ब्लास्ट हुए हैं और उसमें कई आतंकियों के भी हाथ होने के शक पर आया है। आईएसआई बताया जा रहा है कि उनका हाथ है। इसी को देखते हुए महाबोधि मंदिर का भी सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से टाइट कर दिया गया है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। और बड़ी खबर आ रही है, डीटीओ के आवास पर छापेमारी से जुड़ी हुई। मुजफ्फरपुर डीटीओ के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रजनीश लाल के 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कंकड़बाग के अपार्टमेंट के 2 फ्लैट में छापेमारी हुई है और अब तक छापेमारी में 50 लाख कैश की बरामदगी हुई है। नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई हैं। पटना के कंकड़बाग आवास पर छापेमारी और मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर भी दबिश दी गई है। निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है और ये मामला दर्ज है निगरानी विभाग में। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी हुई है। डीएसपी अंजनी कुमार की अगुवाई में छापा मार दस्ता विभिन्न ठिकानों पर पहुंची है। रजनीश लाल को छपरा डीटीओ का भी प्रभार है और डीटीओ दफ्तर से फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। गाड़ियों की खरीद बिक्री के दस्तावेज बरामद हुए थे। कार्यालय के कई कर्मचारी फिलहाल अभी जेल में बंद हैं। तो मुजफ्फरपुर डीटीओ के ठिकानों पर छापेमारी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां नोट गिनने की मशीनें ले जाई जा रही हैं। 50 लाख कैश इस छापेमारी के दौरान मिले हैं। एक साथ कई ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। खासकर 2 ऐसे फ्लैट्स हैं जहां पर दबिश दी गई है। रजनीश लाल को छपरा डीटीओ का भी प्रभार है और ऐसे में कुछ सूचना मिली थी। डीटीओ दफ्तर से फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड बरामद हुए थे। इसके अलावा कई और दस्तावेज बरामदगी हुई। विभाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और मुजफ्फरपुर के डीटीओ के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की है। निगरानी की पूरी टीम 4 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। ये जो डीटीओ हैं ये मुजफ्फरपुर में एडिशनल चार्ज में है और निश्चित तौर पर
जो सूचना मिली थी प्रारंभिक, उसके बाद इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और कंकरबाग के इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 106 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर ये फिलहाल छापेमारी चल रही है और नोट गिनने वाली मशीन भी यहाँ पर मंगाई गई है। प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग्स रही है उसके अनुसार 50 लाख कैश अब तक मिल चुके हैं और इसके अलावा जो दूसरी जानकारियां हैं वो निगरानी की टीम इकट्ठा कर रही है और निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले में लंबे अरसे के बाद एक बड़े पदाधिकारी के खिलाफ जो दो जिले के प्रभार में थे, छपरा के प्रभार में और मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हैं, डीटीओ हैं ये, और फिलहाल जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की कई टीम इसी फ्लैट में फिलहाल छापेमारी कर रही है और निश्चित तौर पर जब पूरी छापेमारी खत्म हो जाएगी तब क्या फाइंडिंग्स रही है उसके बारे में विस्तृत तौर पर आपको जानकारी मिल पाएगी, दे पाएंगे हम कि क्या क्या फाइंडिंग्स रही है निगरानी टीम की इस पूरे छापेमारी में। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। महिला हो या फिर पुरुष, सभी के हाथ में लाठी डंडे और बांस बल्लियां थी, एक दूसरे पर हमलावर थे और इस मारपीट में दोनों पक्षों के तकरीबन 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना चकिया थाना क्षेत्र के मनी छपरा गांव की और बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह में जब राकेश मलिक बांस से बने सामान लेकर पहुंचे, उसी दौरान तरनिया गांव के अशोक मलिक भी बांस का सामान लेकर वहां आए, जिसका राकेश मलिक ने विरोध किया। विवाद बढ़ गया, मारपीट होने लगी। आधे घंटे तक ये मारपीट चलती रही और मारपीट की घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं, जबकि दूसरे पक्ष के कई लोगों को भी चोट आई है। प्रॉब्लम यही है कि सर हमारा पूर्वज से हम अपना जो है कि गांव में कमाते अपना गिरस को डाला दौरा देते आ गए। आज ये पहली बार ये तरनिया वाला हमारे ऊपर हमला किया, जोर जबरदस्ती हमारे हक छीनने के लिए। हम जो डाला पहुंचाने गए उस गिरस के दूरा पर, वो जोर जबरदस्ती वो भी आकर के हमसे मारपीट किया। आपको, आप लोग किनको मारा? आपके भाई को? रमेश मलिक को बहुत जबरदस्त मारा है। और किसी को मारा है? ये शंभू मलिक को। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। उनकी फसल और धान का बिचड़ा बर्बाद होने से किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। बारिश और बाढ़ की वजह से न सिर्फ दलहन फसल बर्बाद हो रही है, बल्कि धान का बिचड़ा खराब हो गया। किसानों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक ने। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिंद प्रखंड के बरहोग में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मूंग की फसल है सैकड़ों एकड़ लगी हुई थी, जो सभी का सभी बर्बाद हो चुकी है। क्षति के खास करके ये जो किसान हैं यहाँ मूंग की फसल लगाकर अपने परिवार की जीविका चलाने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्थिति ये उत्पन्न हुई है कि आज ये जो मूंग की फसल है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और सड़ गल रही है खेतों में ही। जिस तरह से किसान ये सोचे थे कि इस बार मूंग की फसल अच्छी होगी और लगाया भी, और नतीजा ये है कि जब फसल तैयार हुई तो फसल बर्बाद हो गई और जिसके कारण किसान परेशान हैं। यहाँ पर कुछ किसान हैं, उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। ये बताइए, अभी आपके खेतों में हम जायजा ले रहे हैं, लेकिन क्या स्थिति है मूंग की फसल का? जी, फिर तो वापस लौटने वाला नहीं है सर। ये तो हम सब का पूंजी में भी ख़त्म है। घर से भी पूंजी लगा कर खेतों में पैसे लगा करके अपना फसल लगाए थे ताकि बाल बच्चों का भरण पोषण होए, लेकिन क्या करेंगे अब हम। जिरान नदी में पानी आने से मतलब कि पुल इतनी चली कि हमारी सबके मोरी भी डूब गया और साथ साथ मूंग का जो हम सबके फसल है वो भी मतलब ख़त्म हो गया और मतलब कि मूंग एकदम ख़त्म हो गया सर। अब यही हम कहते हैं कि कुछ मतलब कि सरकार से यह है कि कुछ मिले सर, तो हमारे सबके किसानों को कुछ मदद मिले। तो जैसा देखिए इन किसानों का साफ कहना है कि ये दोहरी मार पड़ी है। पहली मार तो आपका मूंग का फसल बर्बाद हो चुकी है, दूसरे की जब मोरी धान का बिचड़ा बोया गया था वो भी बर्बाद हो चुकी है। अब ये है कि जब तक पानी निकास नहीं होगी, जब तक किसान मोरी जो बिचड़ा है वो नहीं बुन पाएंगे। इससे किसान काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि किस तरह से हम लोग खेती करें। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और आगे देखिए जोहार झारखंड।